मूल अधिकार के बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान में प्रावधान क्या क्या है। अधिकारों का वर्गीकरण। मूल अधिकार के स्रोत। राज्य की परिभाषा। मूल अधिकारों से संबंधित कुछ सिद्धांत है। समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मूल अधिकार ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे प्राथमिक है परिभाषा। मूल अधिकार ये प्राकृतिक अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास अथवा भौतिक उत्थान, आर्थिक उत्थान, बौद्धिक उत्थान, नैतिक उत्थान इत्यादि के लिए न केवल अनिवार्य है बल्कि अपरिहार्य, नष्ट न किए जाने योग्य है। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध दावे हैं। अधिकारों का वर्गीकरण। ठीक है, अधिकारों का वर्गीकरण। विधिक अधिकार ये विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार होते हैं। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मनुष्य को मनुष्य होने के कारण प्राप्त प्राकृतिक अधिकार जो जीवन, स्वतंत्रता, समता से संबंधित है। संवैधानिक ये संविधान के भाग 3 के अतिरिक्त वर्णित होते हैं। सांविधिक अधिकार ये संविधि विधायिका द्वारा निर्मित कानून द्वारा प्राप्त अधिकार है। तो फिर सांविधिक अधिकार और विधिक अधिकार में क्या अंतर होता है? आप क्वेश्चन पूछिएगा, सर्च कीजिएगा। हमने ये देख ही लिया है ना। मूल अधिकार भाग 3 सामान्य 12 से 13, मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से 32 तक है और मूल अधिकारों के अपवाद 31 ABCD। मूल अधिकारों का क्रियान्वयन। मूल अधिकारों को लागू करने के लिए विधि बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास न होकर सिर्फ संसद के पास है। मूल अधिकारों का स्रोत। भारतीय संविधान के मूल अधिकार अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। अमेरिका में इन्हें बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। संविधान के मैग्ना कार्टा और फ्रांस के अधिकारों के घोषणा पत्र के आधार पर अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स का समावेश किया गया, किंतु ये मूल संविधान में वर्णित नहीं थे बल्कि इन्हें संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया। अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स को हस्तक्षेप राज्य की अवधारणा के अंतर्गत अपनाया गया। इसका अर्थ है कि राज्य को नागरिकों की गतिविधियों और अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। परिणामस्वरूप अमेरिका में वर्णित बिल ऑफ राइट्स आत्यंतिक प्रकृति के थे, जिसका अर्थ है इन अधिकारों पर कोई निर्बंधन के आधार पर वर्णित नहीं किए गए थे, किंतु इतने अधिकारों के दुरुपयोग में वृद्धि देखी जिसे रोकने के लिए अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को पहल करनी पड़ी। इसने डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर का उपयोग करते हुए अधिकारों पर सीमाएं या निर्बंधन आरोपित किए। संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अधीन संविधान में मूल अधिकारों का समावेश किया गया और उपर्युक्त घटनाक्रम से शिक्षा ग्रहण करते हुए व्यवहारिक दृष्टिकोण से अधिकारों का समावेश किया गया। इसलिए भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार आत्यंतिक नहीं अर्थात कुछ निबंधनों के अधीन है। संविधान में अधिकारों के अधित्याग का सिद्धांत लागू होता है। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का त्याग कर सकता है, किंतु भारत में अधित्याग का सिद्धांत लागू नहीं होता है। राज्य की परिभाषा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समस्त मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध उपलब्ध हैं। राज्य के अंतर्गत शामिल हैं भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी की व्याख्या समय समय पर न्यायालय द्वारा की जाती है। जैसे न्यायालय ने कहा कि NCERT अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है, किंतु केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज्य विद्युत बोर्ड आदि राज्य हैं। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से संगत या उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होंगी, हमें पता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 24वें संविधान संशोधन नहीं कंप्लीट करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां जहाँ तक विभाग के बंदों से असंगत हैं, ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगी।
13 क्लास ए में क्या है कि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त जो लागू हैं सभी विधियां जहां तक वे इस भाग के उपबंध से असंगत हैं, ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य। अनुच्छेद 13 क्लास 2 में राज्य द्वारा कोई ऐसी विधि नहीं बनाई जा सकती जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता हो, कम करता हो या इसे समाप्त करता हो। छीनना हो, कम करना, समाप्ति करना। यदि कोई विधि ऐसी बनाई जाती है तो न्यायालय को अधिकार है कि वो ऐसी विधि को उल्लंघन की सीमा तक शून्य घोषित कर दे। न्यायालय यह शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहलाती है, अर्थात इस शक्ति का प्रयोग कर न्यायालय कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर न्यायिक पुनर्विलोकन इस अवधारणा को विस्तार देने के लिए विधि शब्द की व्याख्या अनुच्छेद 13 क्लास 3 ए के तहत की गई है। यह व्याख्या न्यायिक पुनर्विलोकन के क्षेत्र को विस्तार देती है। इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा हस्तक्षेप न हो, कानून में भारत के राज्य क्षेत्र में कानून का बल रखने वाला कोई अध्यादेश या आदेश, उप कानून, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा शामिल है जो विधि जैसा बल रखती है। 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 13 क्लास 4 जोड़ा गया, अर्थात इसके अनुसार संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं है। चौबीसवें संविधान संशोधन के माध्यम से 13 क्लास छोड़ दिया गया, अर्थात इसके अनुसार संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं है। इस प्रकार यह प्रावधान एक ओर तो संसद को संविधान संशोधन की सीमित या असीमित शक्ति प्रदान करता है तो दूसरी ओर न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को सीमित करता है, क्योंकि अब न्यायालय संविधान संशोधन का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। इस विसंगति से बचने के लिए और संविधान संशोधनों का दुरुपयोग रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में आधारभूत ढांचे की अवधारणा दी और न्यायालय ने कहा कि यह संविधान के आधारभूत ढांचे के आधार पर संविधान संशोधन की जांच कर सकता है। इस प्रकार न्यायिक पुनर्विलोकन और आधारभूत ढांचे की अवधारणा परस्पर एक दूसरे के पूरक है। न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा सर्वप्रथम अमेरिका में मार्बरी बनाम मेडिसन 1803 मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई। अमेरिका में इसका दायरा भारत की तुलना में व्यापक है, क्योंकि भारत में संविधान के तहत इस अवधारणा का वर्णन है और संशोधन का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता है, जबकि अमेरिका में यह न्यायिक अवधारणा है और इस पर कोई सीमाएं नहीं है। क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा सर्वप्रथम अमेरिका में इसका दायरा भारत की तुलना में व्यापक है, क्योंकि भारत में संविधान के तहत इस अवधारणा का वर्णन है और संविधान संशोधन का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता। पृथक्करण का सिद्धांत। यदि किसी कानून का कोई भाग मूल अधिकारों के विपरीत है तो मात्र वह भाग ही शून्य घोषित किया जाएगा। हालांकि यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि उसे शून्य घोषित करने से कानून के उद्देश्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो, किंतु पूरा कानून शून्य घोषित करना पड़ेगा। यदि उस भाग को शून्य घोषित करने से कानून के उद्देश्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो। आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत क्या है? यदि संविधान लागू होने
के पूर्व बनाई गई किसी विधि का कोई भाग मूल अधिकारों के विपरीत हो तो उसे शून्य घोषित नहीं किया जाएगा, बल्कि वह कानून में बना रहेगा, किंतु लागू नहीं रह जाएगा, क्योंकि उस पर मूल अधिकारों की छाया आ जाएगी। यदि भविष्य में किसी संशोधन के साथ यह छाया हटा दी जाए तो कानून का वह भाग पुनः जीवित हो जाएगा। रेस डुसिडेकेटा, यह सिविल न्यायालय की आपत्ति है। इसके अनुसार यदि किसी न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत रखते हुए कोई निर्णय सुनाया है तो उसके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। इसका उद्देश्य वादों का अंत करना है। न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत, इसके अनुसार प्रत्येक कार्यवाही निष्पक्ष, न्यायसंगत और युक्तियुक्त होनी चाहिए। प्रत्येक पक्ष को सुनवाई का युक्त अवसर दिया जाना चाहिए। प्राकृतिक सिद्धांत, निष्पक्ष, न्यायसंगत और युक्त। विधि का शासन की बात करते हैं। विधि का शासन एक आंग्ल परिकल्पना है। एविडाइसी इस संकल्पना के जनक माने जाते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने अपने पुस्तक द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन की व्याख्या की है। उनके अनुसार विधि के शासन का अर्थ है कि विधि की सर्वोच्चता। इसका अर्थ है कि सभी प्राधिकारी विधि से अधिकार ग्रहण करेंगे और उसी के अनुसार अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे। मनमाने तरीके से कोई कार्य नहीं करेगा। विधि के समक्ष समता, इसका अर्थ है कि कानून की दृष्टि से सभी समान हैं। अधिकारों को विधियों पर प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार विधियां व्यक्ति के अधिकारों का परिणाम होंगी, अर्थात यह माना जाता है कि पहले अधिकार जन्म है, उसके बाद उसी के अनुरूप में कानून। भारत में विधि का साधन। भारत में उपयुक्त तीनों तत्वों में से तीसरा तत्व लागू नहीं होता है। देश दोनों तत्व लागू होते हैं, क्योंकि भारत में पहले कानून अस्तित्व में आया है, उसके पश्चात लोगों का सृजन किया गया। इसके बावजूद भी भारत में विधि का शासन लागू है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित है और विधि का शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है। मूल अधिकारों का वर्गीकरण। मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, किंतु वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार और अनुच्छेद 19(1) को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर इसे अनुच्छेद 1 के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया। मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या। भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। समता का अधिकार है, ये सारी चीजें। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और सामाजिक उपचारों का अधिकार। 14 में विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। विधि की नजर में सभी बराबर हैं। विधि के समक्ष समता का मतलब विधि की नजर में सभी बराबर हैं। ब्रिटिश अवधारणा है। विधि के समान संरक्षण, समान परिस्थितियों में कानूनों का समान पालन, अमेरिकी अवधारणा है। मतलब क्या है? विधि के समक्ष समता, विधियों के संरक्षण, समान परिस्थिति में कानूनों का समान पालन, विधि का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 समता के अधिकार का अर्थ बताता है, जबकि अनुच्छेद 15 या 18 समता का विशिष्ट व्याख्या करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 14 में 12 भाग शामिल हैं। विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण। समता का अधिकार सभी व्यक्तियों
को उपलब्ध है। भारत के भीतर राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समझ नहीं करेगा। इस रूप में समता के अधिकार को परिभाषित करता है। विधि के समक्ष समता का अर्थ है कि विधि की नज़र में सभी बराबर हैं। विधि के अंतर्गत किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह एक अंग्रेजी संकल्पना है। विधियों का समान संरक्षण का अर्थ है समान परिस्थिति में विधियों का समान पालन होगा। एक समान परिस्थिति में एक समान व्यवहार होगा। क्या भारत में समता का अधिकार ब्रिटिश और अमेरिकी दोनों की संकल्पना की तुलना में व्यापक है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा समय समय पर दिए गए निर्णय ने इसे और अधिक व्यापक बनाया। न्यायालय ने विधि के कायदा न्याय के प्राकृतिक नियम जैसी अवधारणाओं का अनुच्छेद 14 में निहित माना। न्यायालय ने कहा कि समता के अधिकार को लागू करते समय वर्गीकरण का सहारा लिया जा सकता है, किंतु यह वर्गीकरण बोधगम्य और युक्त होना चाहिए। ईपी रुयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने समता के अधिकार को असीम विस्तार प्रदान किया। न्यायालय ने कहा कि समता और मनमानापन परस्पर शत्रु हैं। मनमाने तरीके से की गई कोई भी कार्यवाही समता के विरुद्ध होगी। नोट: सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, बल्कि यह अनुच्छेद 14, 16, 38 के अंतर्गत एक वैधानिक लक्ष्य है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलबंध, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, मूलबंध, जाति, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। उपर्युक्त कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर निम्नलिखित के संबंध में किसी नियोक्ता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। दुकान, सार्वजनिक रेस्टोरेंट या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुँच। किसी भी भारतीय नागरिक को उपर्युक्त आधारों पर दुकानों, होटलों, सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, स्नान घाटों, तालाबों और सड़कों पर जाने से नहीं रोका जा सकता। महिलाओं और बच्चों के लिए राज्यों द्वारा कोई अतिरिक्त प्रावधान की जा सकेंगे, है ना। महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य द्वारा कोई अतिरिक्त प्रावधान किया जा सकता है। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किसी वर्ग या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए राज्य अतिरिक्त प्रावधान कर सकता है। किसी भी क्षेत्र की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जा सकेगा। 103वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15 के तहत 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन पर अवसर की समता। सभी नागरिकों को लोक नियोजन के अवसर की समता होगी। सभी नागरिकों के साथ लोक नियुक्तियों में राज्य द्वारा धर्म, मूलबंध, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास
या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। निवास स्थान के आधार पर राज्य विशेष प्रावधान तभी कर सकेगा जब इस हेतु संसद कानून बनाए। पिछड़े वर्गों को राज्य लोक नियोजन सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण दे सकता है जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में पर्याप्त न हो। इस अनुच्छेद नोट 4A 4B अस्पृश्यता का इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इसका व्यवहार दंडनीय होगा। संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन अस्पृश्यता का अर्थ है कि जन्म, मृत्यु या बीमारी जैसे आधारों पर छुआछूत का व्यवहार करना। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। राजसेना विद्या को छोड़कर अन्य क्षेत्र में उपाधि नहीं देगा। भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा। दूसरे देश हमारे देश के नागरिकों को उपाधि देने की घोषणा कर सकते हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं किंतु राज्य के अधीन लागते हैं। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई उपाधि नहीं ले सकते। समता का अपवाद। अनुच्छेद समता के अंग के रूप में आरक्षण की बात करते हैं। ये भी एक तरीके से भारत में आरक्षण की संरक्षण स्वतंत्रता का अधिकार नहीं छोड़ेंगे। कुछ नहीं, मन देखो, मन क्या कह रहा है और होना क्या चाहिए, दोनों में अंतर होता है ना। समता का अपवाद। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विशेषाधिकार का प्रावधान किया गया है। 105 और अनुच्छेद 194 में संसद और राज्य विधानमंडलों विदेशी राजनयिकों को राजनयिक उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं। समता के अंग के रूप में आरक्षण समता का अपवाद नहीं है, यह समता का ही एक भाग है। उच्चतम न्यायालय ने भी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में कहा कि अनुच्छेद 16 क्लास 4 अनुच्छेद 16 क्लास 1 का अपवाद नहीं बल्कि उसका एक उदाहरण है। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्गों को पिछड़ेपन से बाहर निकालना और उन्हें समाज में समान स्थिति प्रदान करना है। इस प्रकार आरक्षण एक सकारात्मक कार्यवाही है। इसका अर्थ है पिछड़े वर्गों को नियुक्तियों, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश आदि अवसरों पर आरक्षण दिया जाना चाहिए जिससे उनके पिछड़ेपन को समाप्त किया जा सके। भारत में आरक्षण का प्रावधान इसी भावना के अनुसार किया गया है, इसलिए यह संवैधानिक रूप से मान्य है, किंतु आरक्षण की सीमा, उसका तरीका या युक्त होना आवश्यक है।
भारत में आरक्षण की समीक्षा। भारत में आरक्षण का प्रावधान प्रारंभ में संविधान के अंतर्गत मात्र अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए किया गया था, किंतु आगे चलकर अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान कर आरक्षण का विस्तार किया गया, जो समय समय पर विवादों में घिरता रहा है। संविधान लागू होने के पश्चात से लेकर अब तक आरक्षण की व्यापक समीक्षा नहीं की गई है, इसलिए यह प्रावधान दोषपूर्ण तरीके से लागू है और वास्तविक रूप से लक्षित समूह अभी भी आरक्षित नहीं है या आरक्षण से वंचित है। आरक्षण के मुद्दे पर राजनेताओं में सर्वसम्मति का अभाव रहा है। इस पर संकीर्ण राजनीति की जाती रही है। इसने इसे विवादित बनाया है। जनता के बीच भी जागरूकता का अभाव रहा है, जिससे आरक्षण को उपचार के बजाय सुविधाजनक स्थिति के रूप में देखने का दृष्टिकोण विकसित हुआ है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय आरक्षण को लागू करने को लेकर मार्गदर्शक सिद्धांत है, फिर भी इसकी प्रायः अवहेलना की जाती रही है। तमिलनाडु में आरक्षण की सीमा 69% करना, जबकि न्यायालय ने इसके अधिकतम 50% घोषित किया गया। साथ ही अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना, जबकि उच्चतम न्यायालय ने इसे स्वीकार नहीं किया। आरक्षण समाज में समता की स्थापना के लिए लागू किया गया है, इसलिए इस पर तर्कसंगत तरीके से विचार करना होगा और अपेक्षित सुधार करने होंगे। जैसे एम नागराज बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्य को पिछड़ेपन से संबंधित आंकड़े एकत्र करना चाहिए। जर्नैल सिंह मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों में भी क्रीमी लेयर संकल्पना लागू होनी चाहिए। क्रीमी लेयर की सीमा को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार, हमने समता का अधिकार देखा 18 तक है ना, अब हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, और आर्टिकल 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार आत्यांतिक नहीं, अर्थात यह निबंधनों के अधीन है। मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया था, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 19 के समस्त अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। स्वतंत्रता निबंधन के आधार, अनुच्छेद 1 क्लॉज ए में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। 1 क्लॉज बी में बिना आयुध शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार प्रदान किया गया है। 1 क्लॉज 3 सब क्लॉज 19 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज सी के तहत कोई संघ संगम सहकारी समिति बनाने का अधिकार गया है। अनुच्छेद 19 क्लॉज डी में पूरे देश में आवास संचरण या भ्रमण करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद पूरे देश में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता का प्रावधान है। अनुच्छेद हटा दिया गया है, एफ हटा दिया गया। जी में के तहत किसी भी नागरिक को कोई वृत्ति, व्यापार, कारोबार, उपजीविका करने का अधिकार की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। निबंधन का आधार हम देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 के तहत भारत की संप्रभुता व अखंडता, लोक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, सदाचार या शिष्टाचार, मानहानि, न्यायालय की अवमानना, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध का उद्दीपन के आधार पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद
भारत की संप्रभुता पर अखंडता और लोक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारत की संप्रभुता व अखंडता, लोक व्यवस्था तथा सदाचार के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 5 के तहत साधारण जनता के हित या अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भी आत्यंतिक नहीं है। उपयुक्त आधारों पर ही इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद के तहत साधारण जनता के हित में योग्यता के निर्धारण में एवं राज्य द्वारा आरक्षित किसी उद्योग से नागरिक स्वतंत्रता अंततः बहिष्कृत कर इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित प्रावधान शामिल है: चुप रहने का अधिकार, जानने का अधिकार और दूसरों तक प्रकट करने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, इंटरनेट के माध्यम से वाक्य में व्यक्ति की अभिव्यक्ति और कारोबार, वित्त एवं आजीविका की स्वतंत्रता। किंतु यह क्रमशः अनुच्छेद तो इंटरनेट का प्रयोग मूल अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। माध्यम से ये था, लेकिन इंटरनेट का प्रयोग मूल अधिकार नहीं है। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ के मामले में निर्णय दिया। बंद का आयोजन या हड़ताल का आयोजन अनुच्छेद इतने तक गैर कानूनी है। प्रेस की स्वतंत्रता, संविधान से सभा में प्रेस की स्वतंत्रता की पृथक मांग प्रस्तुत की गई। यह तर्क दिया गया कि अमेरिका के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा प्रेस गया है, किंतु डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में तर्क दिया कि हम प्रेस की स्वतंत्रता को कोई ऐसी स्वतंत्रता नहीं दे सकते जो नागरिकों को उपलब्ध न हो, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता नागरिकों की ही स्वतंत्रता का एक भाग है और प्रेस नागरिकों की अभिव्यक्ति का ही एक साधन है। आगे चलकर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भी यह स्पष्ट किया कि प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद इतने में निहित है और यह आत्यंतिक नहीं है। इस प्रकार न्यायालय ने भी प्रेस की पृथक स्वतंत्रता की मांग का समर्थन नहीं किया। न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रेस के ऊपर देश के श्रम कानून, कर कानून आदि समान रूप से लागू होते हैं। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 प्रावधान कार्योत्तर विधि के संरक्षण। कार्योत्तर विधि संरक्षण किसी व्यक्ति को केवल उसी विधि जाएगा जो वह कार्य करते समय लागू थी। कार्य करने के पश्चात बनाई गई विधि पहले किए जा चुके कार्यों पर लागू नहीं होगी, अर्थात दंडिक विधियां क्रिमिनल लॉ भूत लक्ष्य प्रभाव नहीं रखती, किंतु सिविल कानूनों पर यह प्रावधान लागू नहीं होता। अनुच्छेद 20 को दोहरे दंड से संरक्षण। किसी व्यक्ति को एक बार किए गए अपराध के लिए बार बार या एक बार से अधिक ना तो अभियोजित किया जाएगा और ना ही दंडित किया जाएगा। अभियोजित माने क्या और फिर ठीक है। 20 आत्म अभिशंसन से संरक्षण। आत्म अभिशंसन का तात्पर्य है स्वयं को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य करना। यह अनुच्छेद इससे संरक्षण प्रदान करता है, अर्थात किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग आदि जैसे टेस्ट असंवैधानिक हैं। इसे केवल तभी कराया जाता है जब मजिस्ट्रेट के सामने व्यक्ति द्वारा सहमति दी गई हो। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा।
यह अनुच्छेद सभी व्यक्तियों को जीवन जीने का अधिकार देता है। इस अधिकार की व्याख्या अब उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यापक रूप से की गई है, किंतु ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मामले में 1950 में उच्चतम न्यायालय ने शाब्दिक व्याख्या के सिद्धांत को अपनाते हुए इस अधिकार की संकीर्ण व्याख्या की और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अधिकार केवल कार्यपालिका के विरुद्ध उपलब्ध है, विधायिका के विरुद्ध नहीं। किंतु मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उदार व्याख्या के सिद्धांत को अपनाया और उपयुक्त निर्णय को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 मानव गरिमा बनाए रखते हुए जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। इस अधिकार की व्याख्या अनुच्छेद 14, 15, 21 की संयुक्त आर्टिकल 21 के लिए 14, 15 और 21 की संयुक्त व्याख्या के आधार पर की जानी चाहिए। यह कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। न्याय का प्राकृतिक नियम अनुच्छेद 21 में समाहित है। विधि की सम्यक प्रक्रिया और विधि की स्थापित प्रक्रिया के मध्य संबंध। अमेरिका में जीवन जीने का अधिकार विधि की सम्यक प्रक्रिया के अधीन उपलब्ध कराया गया है। इसका अर्थ है कि वह प्रक्रिया जो निष्पक्ष, न्यायसंगत और युक्त हो, अर्थात वह प्रक्रिया जो न्याय के प्राकृतिक नियम पर आधारित हो, इसी को विधि की सम्यक प्रक्रिया कहते हैं। यह व्याख्या अमेरिका के उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई है। यह अमेरिका के संविधान में वर्णित नहीं है। भारत में जीवन जीने का अधिकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है। इसका अर्थ है कि वह प्रक्रिया जो कानून बनाकर निश्चित की गई हो। इस प्रकार दोनों संकल्पनाओं में अंतर है, किंतु मेनका गांधी के मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णय देने के पश्चात अब कार्यान्वयन के धरातल पर ये दोनों संकल्पनाएं लगभग समान हो गई हैं, क्योंकि मेनका गांधी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 में न्याय का प्राकृतिक नियम शामिल है, अर्थात संसद जो कानून बनाएगी न्यायालय उसकी न्याय के प्राकृतिक नियम के आधार पर जांच कर सकता है। इसलिए ऐसे कानूनों को मनमाने तरीके से निर्मित नहीं किया है। उदार व्याख्या। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की सर्वाधिक उदार व्याख्या प्रस्तुत की है। मेनका गांधी के मामले में दिए गए निर्णय के पश्चात अनेक अधिकारों को गरिमामयी तरीके से जीवन जीने के अधिकार का अंग बनाया गया और उन्हें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार घोषित किया गया। कुछ प्रमुख अधिकार निम्नलिखित हैं। जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार, निजता का अधिकार, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, शीघ्र चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता एवं समान रूप से न्याय प्राप्त करने का अधिकार, भोजन पाने का अधिकार, टेलीफोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, रात में निद्रा का अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। जीवन जीने के अधिकार में गरिमामय मृत्यु का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, और इस अनुच्छेद को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 इससे पूर्व यह राज्य की नीति निर्देशक सूची में शामिल था।
गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार 22 क्लॉज। अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और बचाव प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 22 क्लॉज 2 गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किए जाने का अधिकार। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक गिरफ्तार न रखे जाने का अधिकार। अनुच्छेद 22 क्लॉज 3 अपवादी बाध्यता। उपयुक्त अधिकार निम्नलिखित को अपराध नहीं है। विदेशी शत्रु को निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को निरुद्ध व्यक्ति का अधिकार। किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक अवधि तक निरुद्ध कर तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक कि 3 माह से अधिक अवधि तक निरुद्ध कर जब तक कि इस विषय में सलाहकार बोर्ड अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट न दे। यह बोर्ड ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं या बनने की योग्यता रखते हैं। अनुच्छेद 22 क्लॉज 4 व्यक्ति को निरुद्ध का कारण बताया जाएगा और उसको अभ्यावेदन देने का अधिकार होगा। यदि कारण बताना लोकहित के विरुद्ध है तो नहीं बताया जाएगा। संसद इस संदर्भ में विभिन्न कानूनी प्रावधान निर्मित कर सकती है। विधियां सभ्य समाज का लक्षण नहीं मानी जाती हैं, इसलिए यथाकथा आलोचना के केंद्र में रहती हैं, किंतु जटिल और विविधतापूर्ण परिस्थितियों के कारण संविधान निर्माताओं ने इसके लिए प्रावधान किए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में ऐसे कानून नहीं हैं। हालांकि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में ऐसे कानून निर्मित किए गए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। 23 में मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात्, श्रम पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 में बलात्, श्रम पर प्रतिबंध। मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात्, श्रम पर प्रतिबंध। उपयुक्त सभी अपराधों में बंधन। अनुच्छेद 24 14 वर्ष तक की आयु के बालक को किसी खान कारखाने का दैनिक उद्योग में नियोजित नहीं किया जाएगा। इसके लिए बाल श्रम अधिनियम 1986 को संसद द्वारा पारित किया गया। बाल श्रम एवं किशोर अधिनियम 2016 को संसद द्वारा पारित किया गया और प्रावधान किया गया कि खतरनाक उद्योग में 14 से 18 वर्ष के किशोरों को नियोजित नहीं किया जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28। अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मान्यता, आचरण और प्रचार प्रसार। 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 में किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता। 28 में राज्य सहायता प्राप्त संस्थान में कर का निषेध। इम्पोर्टेंट में 26 में फिर शैक्षणिक संस्थान, शिक्षण संस्थाएं, देख लेते हैं थोड़ा सा और ही तरीके। 25 में क्या है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी धर्म को आबाद तरीके से मानने, आचरण करने, प्रचार करने के आधार पर। पहला चीज लोक व्यवस्था, सदाचार और लोक स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है।
समाज सुधार और समाज कल्याण के आधार पर प्रतिबंध किसी धार्मिक संस्था के राजनीतिक, धार्मिक या अन्य लौकिक कार्य के नियंत्रण के लिए प्रतिबंध। हिंदू धर्म की सार्वजनिक प्रकृति की धार्मिक संस्था को हिंदू धर्म के सभी वर्गों के लिए खोलना स्पष्टीकरण। सिख धर्म में कृपाण धारण करना और लेकर चलना धार्मिक आचरण का अंग माना जाएगा। हिंदू धर्म के लिए निर्देश का अर्थ सिख, बौद्ध एवं जैन धर्म के निर्देश से होगा। 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन की स्वतंत्रता। किसी धार्मिक या पूर्त उद्देश्यों के लिए किसी संस्था की स्थापना करने और उसका पोषण करने की स्वतंत्रता। ऐसी संस्था को धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ऐसी संस्था के पक्ष में चल अचल संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रयोग करने का अधिकार। निर्बंधन का आधार। सार्वजनिक स्वास्थ्य, सदाचरण और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में प्रतिबंध इन अधिकारों पर लगाया जा सकता है। कर देने की विधि में स्वतंत्रता। यदि किसी व्यक्ति की आय का कुछ भाग किसी धर्म के उत्थान के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देना। स्वतंत्रता। शैक्षणिक संस्थान उत्तर राज्य नीति से संचालित किसी भी शैक्षिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ट्रस्ट के अधीन गठित एवं राज्य द्वारा पोषित धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि की से सहायता पाने के लिए शिक्षण संस्थान जो हैं उपस्थित होने वाले व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा भाग लेने के लिए उसकी अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा। अवयस्क के मामले में उसके संरक्षक की सहमति आवश्यक है। सहमति आवश्यक है, दोनों में उसका कंसेंट आवश्यक है। ठीक है। शिक्षण संस्थाओं की बात करते हैं। राज्य द्वारा पोषित ट्रस्ट द्वारा लोगों की सहमति धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। शिक्षण, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान। प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। किसी नागरिक को राज्य पूर्णतः या अंशतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से धर्म, मूल मंत्र, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 30 में शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक का अधिकार। धर्म या भाषा के आधार पर प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रबंधन का अधिकार होगा। ऐसी शिक्षण संस्थाओं को राज्य सहायता देने में भेदभाव नहीं करेगा। नोट। अल्पसंख्यक शब्द संविधान, कानून या किसी सरकारी आदेश आदि में परिभाषित नहीं किया गया है और न ही अल्पसंख्यक की घोषणा के लिए कोई आधार या मानदंड घोषित किए गए हैं। दूसरे शब्दों में किस आधार पर किसी को अल्पसंख्यक घोषित किया जाएगा यह भी संविधान, कानून या सरकारी आदेशों में कहीं भी वर्णित नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अम्बेडकर। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा। ठीक है। अनुच्छेद 32 सामुदायिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा का है। फिर 32 में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी उद्देशिका या रिट। बंदी को किसी भी व्यक्ति बंदी बनाए जाने पर जारी की जाती है। न्यायालय बंदी को सशरीर उपस्थित करने के लिए आदेश देता है। परमादेश लोक प्राधिकारी को विधिक रूप से सौंपे गए कर्तव्य का पालन
नहीं करने पर जारी किया जाता है। और राज्य के अतिरिक्त किसी व्यक्ति या निजी संस्था के विरुद्ध भी जारी अपवाद कानूनी रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपवाद लोक प्राधिकारी की विवेकी शक्तियों के संदर्भ में जारी नहीं, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में सीधे उच्चतम न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय का संरक्षक है। फिर प्रतिषेध न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाली इकाइयों के विरुद्ध जारी सुनवाई चल रही कार्यवाही पर विराम लगाने हेतु जारी प्रतिषेध न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक के विरुद्ध, ठीक है, प्रकृत नकारात्मक एवं बचावकारी प्रवृत्ति है। उत्प्रेषण में न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले इकाइयों के विरुद्ध सुनवाई पूरी हो जाने पर जारी निर्णय की जांच की जाती है। उत्प्रेषण में अधिकार परीक्षा लोक प्राधिकारी द्वारा अधिकार उल्लंघन पर जारी, ये तो हमने पढ़ ही लिया यार, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था क्या है हमने पढ़ ही लिया। मूल अधिकारों में क्या अपवाद, नहीं मन क्या होता है। अनुच्छेद मूल अधिकारों के हनन की दशा में उपचार प्रदान करता है। इसके अभाव में समस्त मूल अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे। यही कारण डॉक्टर अम्बेडकर ने यह अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में सीधे उच्चतम न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है। इस प्रकार यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक घोषित करता है तथा मूल अधिकारों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकारिता प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के हनन की दशा में कोई भी आदेश, निर्देश या रिट जारी करने की शक्ति देता है। उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के हनन के संबंध में 5 प्रकार के रिटें जारी कर सकता है। इस प्रकार हम बात करते हैं 5 प्रकार के रिट: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। सशरीर प्रस्तुत करने की बात करता है। परमादेश किसी भी लोक प्राधिकारी को बस कर्तव्य न पालन करने पर कहता करो। अधिकार परीक्षा वो पूछता है। प्रतिषेध उत्प्रेषण जांच करता है। प्रतिषेध मतलब रोक लगा देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यह रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के बंदी बनाए जाने के औचित्य की जांच की जाती है। इससे व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके। इस रिट के माध्यम से न्यायालय बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय में शरीर रहित उपस्थित कराने का आदेश भी दे सकता है। यह एकमात्र रिट है जिसे न्यायालय से अधिकार पूर्वक मांगा जा सकता है ना। विशेष रिट न्यायालय अपने विवेक से जारी करता है। ये मांगा जा सकता है कि यह विशेष रिट है जिसे राज्य के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या निजी संस्था के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। यह कानूनी रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के आदेश पर बंदी बनाए गए व्यक्ति को आदि दशाओं में रिट को जारी नहीं किया। अब ये अपवाद है। परमादेश जब कोई व्यक्ति लोक प्राधिकारी विधिक रूप से उसे सौंपे गए कर्तव्य का पालन नहीं करता, तब न्यायालय इस रिट के माध्यम से उसे कर्तव्य पालन के लिए बाध्य करता है। लोक प्राधिकारी की विवेकी शक्तियों के लिए यह रिट जारी करना आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति राज्यपाल इनके लिए नहीं जारी किया। अधिकार परीक्षा को वारंट तो कोई लोक प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है अर्थात अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है, तो इस रिट के माध्यम से न्यायालय उसके अधिकार क्षेत्र का स्पष्टीकरण मांगता है तथा इसे अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर कार्य करने के लिए बाध्य करता है।
परमादेश तथा अधिकार परीक्षा प्रशासनिक प्रकृति रखती हैं। यह न्यायिक प्रकृति नहीं रखती। अधिकार प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों न्यायिक प्रकृति की रिट होती हैं। उच्च न्यायालय की रिट क्षेत्राधिकारिता उच्च न्यायालय के विवेकाधीन होती है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय देखो यहाँ पे उच्च न्यायालय की रिट क्षेत्राधिकारिता उच्च न्यायालय की विवेकाधीन होती है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में बाध्यकारी। प्रतिषेध यह रिट न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाली इकाइयों के विरुद्ध जारी की जाती है। तब जारी की जाती है जब सुनवाई चल रही होती है। इसके माध्यम से न्यायालय कार्यवाही पर विराम लगा देती है। प्रतिषेध यह नकारात्मक या बचावकारी प्रवृत्ति की होती है। उत्प्रेषण यह रिट भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाली इकाइयों के विरुद्ध जारी की जाती है। तब जारी की जाती है जब सुनवाई पूरी हो चुकी हो तथा निर्णय दिया जा चुका हो। इसके माध्यम से न्यायालय की गई कार्यवाही का प्रमाण मांगता है और जब तक वह संतुष्ट नहीं होता तब तक निर्णय के लागू होने पर रोक लगा देता है। इस प्रकार यह एक प्रकार की स्वपरीक्षण या पोस्टमार्टम जैसी रिट है। इसकी प्रकृति बचावकारी या निदानात्मक दोनों है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार तुलना सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता संपूर्ण देश पर होती है, जबकि उच्च न्यायालय की अधिकारिता राज्य विशेष तक सीमित होती है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय मूल अधिकार वैधानिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में भी रिट आदेशिका जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक है। मूल अधिकारों के अपवाद की बात करते हैं। 30 क्लॉज 1 31 क्लॉज 1 और 30 टी कंप्लीटेड ही है। राज्य द्वारा लोकहित में मुआवजे या अनुतोष के माध्यम से संपत्ति का अनिवार्य अर्जन किया जा सकता है। कुछ विधियों का विधि मान्यीकरण इस अनुच्छेद को प्रथम संविधान संशोधन किया गया। इसे भूमि सुधार के साथ जोड़ा गया था। भूमि राज्य सूची का विषय है, अतः भूमि सुधार राज्य का कर्तव्य है। भूमि सुधार का उद्देश्य था कि सभी ग्रामीण परिवारों के पास कृषि योग्य भूमि अवश्य हो। राज्यों ने इस उद्देश्य के लिए जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, सुधार अधिनियम तथा अधिकतम सीमा अधिनियम जैसे अधिनियम बनाए, लेकिन संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। अतः उच्च न्यायालयों में राज्यों के इस कार्य के विरुद्ध वाद दायर होने लगे, जिसमें न्यायालयों ने भिन्न भिन्न निर्णय दिए। अतः भूमि सुधार को गति देने और इसकी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए प्रथम संविधान संशोधन किया गया। इसके माध्यम से पुनरावलोकन के दायरे से बाहर कर दिया गया, किंतु आगे चलकर 9वीं अनुसूची का दुरुपयोग प्रारंभ हो गया तथा इसमें आरक्षण, कंपनी, खान एवं खनिज इत्यादि से संबंधित कानूनों को भी शामिल किया जाने लगा। वर्तमान में इसमें 282 कानून शामिल हैं। तो 9वीं अनुसूची के दुरुपयोग को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने 2007 में महत्वपूर्ण न्यायालय ने कहा कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर जांच कर सकता है। कानूनों के उल्लंघनों के आधार पर भी जांच करने की शक्ति रखता है। अनुच्छेद कुछ नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता अनुच्छेद
को लागू करने के लिए निर्मित विधियों को अनुच्छेद 14 तथा 19 के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। निम्नलिखित मूल अधिकारों में संसद द्वारा उपांतरण किया जा सकता है। सैन्य या सुरक्षा बल के सदस्य, आसूचना संगठन के सदस्य, कानून व्यवस्था से जुड़े सदस्य, उपर्युक्त के मध्य संचार उपलब्ध कराने वाले सदस्य। अनुच्छेद 14 मार्शल लॉ के दौरान 34 हमने देख ही लिया। और ये फिर वैश्वीकरण का मूल अधिकारों पर प्रभाव। वैश्वीकरण का मूल अधिकारों पर प्रभाव, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। मूल अधिकारों के प्रति जागरूकता में वृद्धि तथा अधिकारों के आयामों में भी वृद्धि। अनुच्छेद 32 के महत्व में वृद्धि हुई है। मूल अधिकारों की उदार व्याख्या। कम सरकार अधिक शासन की अवधारणा से राज्य की भूमिका में गिरावट। राज्य की परिभाषा में स्पष्ट रूप से निजी क्षेत्रों को शामिल न होना। अधिकारों का असमतापूर्ण क्रियान्वयन। गरीबों तथा वंचितों को पर्याप्त सुरक्षा न मिल पाना। सकारात्मक प्रभाव वही चीज है, वही सारी चीजें हैं। लोक द्वारा अनुच्छेद 32 का महत्व वृद्धि। उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकारों की उदार व्याख्या की गई है। नवीन अधिकारों का जन्म तथा विस्तार संभव हुआ है, जिससे अनुच्छेद 21 के महत्व में वृद्धि हुई है। नकारात्मक प्रभाव। कम सरकार अधिक शासन की अवधारणा को बल मिला है, जिससे शासन में राज्य की भूमिका पश्चगामी हो रही है तथा तृतीय क्षेत्र के रूप में निजी क्षेत्र तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। राज्य का अधिकार क्षेत्र संकुचित हो रहा है, जबकि समस्त मूल अधिकार अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। अतः निजी क्षेत्र तृतीय पक्ष द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन का उपचार कैसे प्राप्त होगा, यह स्पष्ट है। स्पष्ट है। अब इसमें जो भी क्वेश्चन है, उतना क्वेश्चन भी इसमें लगभग वही उतना ही क्वेश्चन है। तो एक बार देख ही लेते हैं मोटा मोटा कितना क्वेश्चन क्या है ना। ये रिपीटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें। ये ठीक है। मेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। आर्टिकल 21 से संबंधित क्वेश्चन आया है 24 में। जब तक आप समझ ही नहीं लोगे तब तक क्वेश्चन के अंतर भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने वाले यही आर्टिकल 19 से संबंधित क्वेश्चन है। फिर देखिए निजता के अधिकार आर्टिकल वही प्राधान्य आर्टिकल 19 और 21 तो पूरा मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन। अब आज के लगभग कंप्लीटेड है। थी हमारे पास जो भी 26 गुना लगभग 1 घंटे का और काम है हमारे पास, है ना। फिर हम कंप्लीट हो जाएगा हमारा। नहीं इसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं।